तो महाराष्ट्र के इस तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही किशोर तिवारी जी हैं जो कि शिवसेना के नेता हैं। सबसे पहले किशोर जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज हम उद्धव ठाकरे को सुन रहे थे, वो 2.5 साल पहले के एक वादे का जिक्र कर रहे थे। ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि पार्टी ने कभी इस तरह का वादा नहीं किया। साथ ही पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान ये कह चुके थे कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। हाँ, ये विवाद का विषय है क्योंकि अमित शाह और उद्धव जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें सत्ता का जो था कि सीएम पद 2.5 साल रहेगा और वो नहीं रहा, इसलिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ गए और ये सब इतिहास है। आज उद्धव जी ने बोला कि आपको जब शिवसैनिक बनाना था और इस प्रकार से बनाना था तो बीजेपी ने शायद सोच लिया होगा अखिलेश की ये सब उन्हें करना है, तो अब उन्होंने किया। उन्होंने मातोश्री के थ्रू न जाते हुए उन्होंने शिवसेना के लोगों को तोड़कर सत्ता उनके ही हाथ में दी। क्या बताना चाहते थे ये समय ही बताएगा, लेकिन बीजेपी ने टकराव की स्थिति महाराष्ट्र में ला ली है। लेकिन किशोर जी, यहाँ पर जो मकसद जिसका आप खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं उसके बारे में यह कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शायद शिवसेना को ठाकरे परिवार से अलग करना यह मकसद रहा है बीजेपी का और इसी दिशा में कदम उठाया गया है। नहीं, ऐसा है। बीजेपी का मकसद अखिलेश तुम कहते हो तो होगा भी, लेकिन बाला साहब के वक्त भी ऐसा बहुत बार किया गया। उद्धव जी ने इसका अनुभव लिया हुआ है। आज उद्धव जी ने बोल दिया कि बागी विधायक ये बागी है और ये जो मुख्यमंत्री बना है ये शिवसेना का नहीं है। इसका मतलब उद्धव जी ने तय कर लिया है कि अपने को अपना रास्ता चुनना है। ठीक। अब प्रजातांत्रिक तरीके से अखिलेश जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन हम सत्ता में हमारी भागीदारी रख नहीं पाई, ये तो सत्य है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उद्धव जी ने बताया वैसे ही अब गद्दार विहीन पार्टी लेके हम जाएंगे, नए चेहरे को चांस देंगे। अब कैसा है, जैसी परिस्थिति आती वैसा राजकीय संघर्ष करना पड़ता। ठीक है, तो आलोक जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आलोक जी, आपने सुना किशोर जी को। इससे पहले उद्धव ठाकरे जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2.5 साल पहले जो वादा बीजेपी ने किया था अगर उसे पूरा कर लेती तो आज शायद ये नौबत नहीं आती, ना ही शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के पाले में जाना पड़ता। तो क्या बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया या फिर वादा किया ही नहीं था? देखिए, अरे किसी नेता ने भी नहीं कहा है कि हमने ऐसा कोई वादा किया था। अब ये लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में खुलेआम ये इस बात की चर्चा की थी कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। उनके बोलने के बाद फिर किसी और नेता की बात की क्या वजन रह जाती है? अब तो ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब बातें इनको पहले सोचनी चाहिए थी। जो ये विद्रोह हुआ है इनके यहाँ, इनके कारणों से हुआ है। इनके एमएलए को मुख्यमंत्री से मिलने की कोई इजाजत नहीं थी, इनके मंत्रियों की कोई औकात नहीं थी, उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी की जनता ने पार्टी को वोट दिया। उससे उलट इन्होंने विपरीत पार्टियों से जाके महागाड़ी से हाथ मिला लिया। अब दबे कुचले ये विद्रोह 2-2.5 साल के अंदर फूट गया, जिसको कहते हैं ना वोल्केनो फट गया। जी, लेकिन आलोक जी, बीजेपी को क्या हासिल हुआ? अगर यही बात होती, आपको अगर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनाना था तो आप 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे के नाम पर हाँ कर लेते, फिर शायद ये नौबत ही नहीं आती, ना आपके हिंदुत्व के नाम पर झगड़ा होता, ना आपका हिंदुत्व का परिवार बिखरता। ये किसने कहा कि हमने उनके नाम पर अग्री नहीं किया था? नहीं, लेकिन शिवसेना का तो मुख्यमंत्री बनवाया आपने। आपके मुख्यमंत्री कहां बने? देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री थे, उनको डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये राजनीति में बलिदान भी देना पड़ता है और हमारा कैडर चाहे कितना भी बड़ा हो, पार्टी के आदेश के सामने उसको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अगर पार्टी ने समझा कि हिंदुत्व की धारा पर अब महाराष्ट्र चलेगी तो उन्होंने छोटे भाई को आगे कर दिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, किशोर जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी किशोर जी।
अनीति का राज आया है और तानाशाहों का राज है। अब कैसा है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं और हमारे मित्र ही है। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कराया, ये कराया, इतना ऑपरेशन लोटस सक्सेस कराया और उसको ही दरकिनार कर दिया। देखिए बीजेपी भी वर्टिकल स्प्लिट की ओर जा रही है। हमको तो जनता में जाना है। देखो हमने ये मन बना लिया है कि राजकीय जो लोग अवसरवादिता में विश्वास रखते हैं वो लोग खरी राजनीति नहीं कर पाते। अब हमको लोगों में जाके करना है। एक मैं बात लेकिन किशोर जी, जो शिवसेना ने किया 2019 में वो भी तो अवसरवादी था। आपने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपके गठबंधन को जनता ने वोट दिया, लेकिन आपने छोटी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद का दावा किया। जब बीजेपी ने उस दावे को नहीं माना तो आप कांग्रेस और एनसीपी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपने उनसे जाकर हाथ मिला लिया, जिनके बारे में बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि कभी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अखिलेश जी, एक बात मैं बात करूंगा। 2022 के अंदर ये आज से चालू नहीं हुआ। 2004, 2009, 2099 ये सब चीजों में आप देखते हैं तो हम राज्य में बड़ी पार्टी बोल के उभरते थे और छोटा भाई बीजेपी हुआ करता था। ये पिछले दो चुनाव 14-19 में ऐसा हुआ कि बीजेपी बड़ा भाई बन गया, तो बीजेपी हमारे अस्तित्व पे ही आ गया था। अब बीजेपी ने बहुत बड़ा घात किया है कि हमारे पार्टी पे जिन पे उद्धव जी ने विश्वास किया था उनको ही तोड़ लिया है। तो अब हमारे भी अस्तित्व को चैलेंज किया है ना, तो अब हम देखेंगे दरबारी लोग क्या है। और लेकिन ये तो आपकी भी कमजोरी है, आपकी पार्टी की भी नेतृत्व की कमजोरी है कि वो अपने लोगों को साथ नहीं रख पाए। किशोर जी, एक बात मैं बोलूं तुमको, अमित शाह और मोदी जी दररोज अपने सांसदों से मिलते हैं। ऐसा कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? बताऊं मैं तुमको। अमित शाह के सामने जो मुंह खोलता है या मोदी जी के पास मुंह खोलता है, उसको तो पार्टी के बाहर ही जाना पड़ता है। उद्धव जी 2.5 साल में कोरोना काल में और फिर बीमारी के वजह से संपर्क कम हुआ था, ये बात मैं मानता हूं। उनको प्रशासन का अनुभव नहीं था, ये बात भी मैं मानता हूं। क्या इसके बदले में जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को ही लात मार के भाग जाए? अरे ये कुपूत है, ये कपूत है, ये कोई काम के नहीं। तो वो तो आपने पाल पोस करके बड़ा किया, आपको पहचान नहीं थी वो जब वो वहां पर आपके राजनीति कर रहे थे आपके शिवसेना में इतने साल से। आज से थोड़ी ना है, वो तो ऑटो चलाते थे, उनके बाद उनको शिवसेना में लाया गया। नहीं, परिस्थितियां और व्यवस्था क्या है ये भी तो समझो। अखिलेश जी, जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ ईडी वाले आ जाते हैं। लव लेटर कहां से आते हैं इसकी तो खबरें तुम ही बनाते हो। अखिलेश जी, जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी चेक करो कि अब ये मिनिस्टरों की जो लिस्ट दे रहे हैं ना, उनके खिलाफ ईडी के पास कंप्लेंट करने वाले किरीट सोमैया भी तो है। अब वो प्रताप सरनाइक, वो भी ऑटो रिक्शे वाले हैं, वो भी ठाना के हैं। 5,000 करोड़ वाले वो मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब मुझे बताइए, ये इस पर आलोक जी से पूछ लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तो निश्चित तौर पर आएगी किशोर जी। मुंबई से हमारी कोई भी खबर छूटती नहीं है, सारी खबरें हम देते हैं। लेकिन आलोक जी, जो बात किशोर जी कह रहे हैं और जो कल चला भी है सोशल मीडिया पर कि ई फॉर एकनाथ और डी फॉर देवेंद्र मिलाकर के ईडी बना दिया और कहा कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया गया, आज ही हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि संजय राउत जो है वो ईडी के दफ्तर पर उनकी पेशी हो रही है। शरद पवार जो है उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। तो ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनके दुरुपयोग का तो आरोप आपके ऊपर लगता ही रहेगा और कहा जा रहा है कि इसी का डर दिखा करके आपने शिवसेना तोड़ी है। एक चीज बताइए अखिलेश जी, अभी किशोर जी ने कहा कि कपूत हो गया। अरे सर, इनके यहाँ एक कपूत हुआ कि 50 कपूत हो गए? सारे एमएलए कपूती थे, तो क्यों पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे ये? और ईडी की बात जहां आप कह रहे हैं, सिर्फ संजय राउत का केस कोई आज नया थोड़ी है, ये पुराना केस है जिसमें उनकी पेशी हो रही है। और शरद पवार का भी जो इनकम टैक्स का, जिसको वो लव लेटर बता रहे हैं, वो 2004 का मामला है। और कौन नहीं जानता? 18 साल पहले जो एफिडेविट दिया गया उसके बारे में आज नोटिस क्यों भेजा? उसको नोटिस भेजने की आज जरूरत क्यों पड़ी 18 साल बाद? पूरा हिंदुस्तान जानता है
कि देश में कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित किया है, उसमें शरद पवार जी का नाम अग्रणी में आता है। तो फिर आपकी सरकार ने उनको पद्म सम्मान क्यों दिया? फिर अगर इतने ही गंभीर आरोप उनके खिलाफ थे तो आपकी सरकार ने दिया उनको पद्म सम्मान। everybody is innocent unless the guilt is proved। अखिलेश जी, जब तक गिल्ट नहीं प्रूव हो जाए, इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उसका सम्मान करके उनको मिला था। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलतियां की हैं, कुछ उन्होंने गबन किया है, तो उसके लिए भी मोदी सरकार इनको छोड़ने नहीं जा रही है। उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और उसके लिए यही एजेंसियां बनी हुई है जिसके थ्रू ये मामला चलता है। हम डायरेक्ट उनके घर जाके थोड़ी तहकीकात कर सकते हैं। जो उसके कंसर्न अथॉरिटीज हैं वही जाएंगे ना अधिकार करने। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो किस बात का डर है? कल आपके पास ईडी चला जाए तो आपका क्या बिगाड़ लेगी? आए, जवाब दे, जाए। तो इनको डर किस बात का हो रहा है कि ईडी के आने से? ईडी में जब आप गलत पाए जाओगे तभी तो आप पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन आलोक जी, ये कहा जा रहा है कि जो समझौता हुआ था प्रमोद महाजन बाला साहब ठाकरे के बीच में कि बीजेपी जो है वो केंद्र की राजनीति करेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना राजनीति करेगी, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई होगी और लोकसभा चुनाव में शिवसेना छोटा भाई होगी। लेकिन जब से मोदी युग आया है बीजेपी में, तब से आलोक जी बीजेपी ने इस पैटर्न को बदलने की कोशिश की है, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। तो इसलिए जो सहयोगी दल आपके हैं वो आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सत्ता की भूखी है। ऐसा अखिलेश जी, अगर छोटा भाई क्वालिफाई करके बड़ा बन जाता है तो उसको बड़े का ही सम्मान मिलना चाहिए। इमेजिन 55 वर्सेस 106, 106 हम हैं और 55 ये हैं, तो कहां से बड़े हुए ये? हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ी मेहनत की, इनके कार्यकर्ताओं ने वैसी मेहनत नहीं की, इनके नेताओं ने वैसी मेहनत नहीं की, ये पैसा जुगाड़ने में रह गए। और हमारे वर्कर ने घर घर जाके लोगों को कन्विंस किया और हमको 106 तक पहुंचाया। तो बड़े तो हम हुए हर मामले में। ठीक है किशोर जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बड़े भाई तो बीजेपी ही है। जब शिवसेना ने अलग चुनाव भी लड़ा तो देख लिया कि महाराष्ट्र की जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला, तो इसलिए बीजेपी कहती है कि जब जनता हमारे साथ है तो बड़े भाई तो हम ही हुए ना। और अब तो आपको अपनी पार्टी बचाने की लाले पड़ रहे हैं कि अब आपकी जो पार्टी है, इतने सारे विधायक आपके अलग हो गए। अखिलेश जी, जनता ने हमको किशोर दिया। किशोर जी से जी किशोर जी। अरे हाँ, आलोक जी कैसा है ये पार्टी विद डिफरेंस बोलते, और ये डिफरेंस है इनका। हाँ, मैं है ना, मेरे पिताजी इमरजेंसी में बनते, मैं आरएसएस का ही वर्कर था, मैं बीजेपी का भी पदाधिकारी था, मैंने जिंदगी भर रहा। मैंने नजदीक देख लिया कि आज की जो बीजेपी है ये अटल जी की बीजेपी नहीं थी, ये तो लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर देती। कल से उनका निर्णय हुआ कि ये देवेंद्र फडणवीस जो नई रेखा खींच रहे थे उनको भी घर बिठा देंगे। अब मैं बताता हूं, ये छोटे भाई से बड़े भाई भी हो जाते, बड़े भाई से बाप भी हो जाते, और फिर पूजनीय भी हो जाते। लेकिन आलोक जी बोलूंगा नहीं, लेकिन सत्ता, सम्मान और संपत्ति, ये सब है ना आती जाती रहती, ये अनित्य है। ये कैसी राजनीति है कि चार्टर्ड प्लेन से आपने लेके गए, घुमाते घुमाते आज भी वो बंबई में नहीं है। देखो, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, भारत की जनता भी देख रही है। और ये तो मैं एनडीटीवी तो देख रहा था, तो मुझे आपका चैनल अखिलेश बहुत सारे देशों में भी देखा जाता है। तो लोग मुझे बता रहे हैं कि एनडीटीवी सच बता रहा है, दूसरे तो गलत बता रहे। तो आपको सर्टिफिकेशन भी दे रहे लोग कि आप कुछ सच्चाई बता रहे। तो देखो, आज मेरे मुख्यमंत्री ने जो कहा कि प्रजातंत्र के चारों स्तंभ जो है उसको उखाड़ दिया मोदी जी ने। लेकिन ऐसा लग रहा है किशोर जी, उद्धव जी के तेवर देख करके कि उन्होंने हथियार डाल दिए। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, जिस तरह से विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया, और एक तरह से उनको लग रहा है कि शायद वो लड़ाई हार गए। नहीं, ये देखो, एक बहुत ही विनम्र राजनीति में एकदम ही स्वच्छ रहने वाला, जिसको छल कपट बिल्कुल नहीं आता, वो आदमी जो एक मिनट भी सत्ता में रहने के लिए इच्छुक नहीं था, उसको बहुत बुरा लगा कि जिन लोगों को उसने बड़ा किया
जिन लोगों को ऑटो रिक्शा ड्राइवर को विधायक दल का नेता बनाया, जिसको सीएम बनाने के लिए रात दिन प्रयत्न करते थे, जिसे अपने पास के खाते दे दिए, वो लोग भी गए। और कितना बुरा लगता होगा कि एक एक चार्टर प्लेन में जो हमारे साथ बैठता था वो वहां से उठा के ले जाते थे। देखिए ना, 3,000 करोड़ की हम बात करते, बीजेपी उस पर ईडी क्यों नहीं लगाती? इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि इन लोगों के पास कहां पैसे है, कहां है। अगर कोरे नोटा आए हैं, डेबिट क्रेडिट हुए हैं, तो ये 2004 का मुर्दा निकाल सकते हैं। तो अब ये जिंदी लाशें क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल, ये आलोक जी सवाल पूछा जाएगा कि ये जो खर्चा है किसने दिया? गुवाहाटी में 5 स्टार, गोवा में 5 स्टार, और जब बाढ़ आ रखी थी तब जो है विधायक वहां पर थे, और कल जिस तरह से वो डांस करते हुए नजर आए वो भी एक तरह का सवाल खड़ा करता है। लेकिन आलोक जी, एक दूसरा प्रश्न उठ रहा है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? या न्याय माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी का चेहरा थे महाराष्ट्र में, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। राज ठाकरे का पत्र भी हमने आपको पढ़ करके सुनाया, शरद पवार जी का बयान भी आया, उन्होंने भी सांत्वना व्यक्त की है फडणवीस के प्रति। तो ये अन्याय क्यों किया गया फडणवीस के साथ? ये एक चीज समझ में नहीं आता अखिलेश जी कि अगर उनको हमने उप मुख्यमंत्री बनाया तो इसका पेट में दर्द और लोगों को क्यों हो रहा है? आपको क्यों ये तकलीफ हो रही है? हमारे यहाँ तो फडणवीस साहब को भी तकलीफ थी, वो तो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। जब यहाँ से बयान गया, चिट्ठी गई, फोन गया, तब वो तैयार हुए। नहीं है, बेटा थोड़ी देर के लिए रूस गया, फिर बाप ने मना लिया। तो हमारे यहाँ तो खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, लेकिन और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अरे भाई, अपने गिरेबान में तो झांक के देखो, तुम्हारा तो कोठली खाली हो गया, तुम्हारे सारे लोग चले गए, तुम्हारे अस्तित्व पे सवाल है कि अब असली शिवसेना। जी किशोर जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय अब समाप्त हो रहा है। जी किशोर जी, असली शिवसेना आप है कि असली शिवसेना? आप परेशान हो रहे हैं किशोर जी फडणवीस के लिए, वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अरे कहाँ अखिलेश जी, बाप कौन है और कौन सा बाप रूठ गया? क्या चल रहा है? तुम्हारे यहाँ बाप भी होता, बेटा भी होता, छोटा बेटा थोड़ा सा पैसे कमा लेता तो वो बड़ा हो जाता। ऐसा जीवन में थोड़ी होता। मैं अभी बता रहा हूं, इन्होंने जिस प्रकार के अनीति से सत्ता संपादन की है, और उसे ये चारित्र का जो इतना बड़ी बात कर रहे हैं, तो देखो ये देवेंद्र ने हमारे पीठ में खंजर खोपा और बीजेपी ने उनके पीठ में खंजर खोता। तो अब हम सम दुखी है, सम दुखी लोगों का भी मिलाप हो सकता है। तो आलोक जी, ऐसा मत करना। सब दुखी हैं महाराष्ट्र में, तो फिर खुश कौन है? ये सवाल जो है इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर जी, आलोक जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।